हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुष्का एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए आज की क्लास को डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ 5 दिसंबर 2023। क्या हुआ आज के दिन में ऐसा खास जो भारत के लिए विशेष है और जो आपको अपनी कॉपीज़ में नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरू हो जाइए कॉपी और पेन लेकर, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो आज हमें डिस्कस करनी है वो है क्लाइमेट वनरेबल फोरम। क्या ये फोरम है, ये न्यूज़ में क्यों आया है? What is CVF क्लाइमेट वनरेबल फोरम क्या है, इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। कारण क्या हुआ कि हाल ही में फॉर्मर मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद नसीर जो थे, फॉर्मर मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद नसीर ने एक COP28 समिट के अंदर एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था और ये कहा था कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को हाल ही में लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ का टैग दिया गया था। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ का टैग मिला है। तो ग्लोबल साउथ का लीडर होने के लिए इंडिया शुड बी वेरी की पर्सन और अ वेरी की कंट्री टू इन्वेस्ट इन द क्लाइमेट चेंज स्कीम्स जो है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, एफॉरेस्टेशन है, प्लास्टिक बैन है। इन सब के ऊपर इंडिया को बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। और जितने भी क्लाइमेट वनरेबल कंट्रीज़ हैं, जैसे कई सारे आइलैंड्स हैं, कई सारे अफ्रीकन देश हैं, कई सारे एशियन देश हैं, कैरिबियन देश हैं, वहाँ पे इंडिया को बहुत अच्छे से क्लाइमेट चेंज को या क्लाइमेट वनरेबल चेंजेस में, क्लाइमेट वनरेबल कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पे उसे रिन्यूएबल एनर्जीज में इन्वेस्ट करना चाहिए रेदर देन आयरन एंड स्टील में इन्वेस्ट करके। और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी से ये उम्मीद है बिकॉज ही इज़ बीन नेम्ड एज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। और कई कंट्रीज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी को मानती भी है। सो फॉर्मर मालदीव्स प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया था और इसी वजह से CVF वापस न्यूज़ में आ गया है। तो क्या है CVF, इसको डिस्कस करते हैं। CVF is an international partnership of countries हाईली वनरेबल टू द वार्मिंग प्लैनेट। जैसे जैसे हमारा कंट्री जो है, हमारा अर्थ जो है वार्म हो रहा है, आप लोग ये न्यूज़ में सुनते होंगे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हमें बाय द ईयर 2100 जो अर्थ का टेम्परेचर है उसे 1.5 डिग्री तक मेंटेन रखना है, 2 डिग्री से ऊपर नहीं ले जाना है। अदरवाइज देयर विल बी अ मैनी कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर्स जो यहाँ पे होंगे। तो इस वजह से इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल पार्टनरशिप विच कंसिस्ट ऑफ 58 मेंबर्स। It consists of 58 members from where? From Africa, Asia, Caribbean, Latin America and Pacific के देश इस कंट्री के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं। तो इन सभी देशों का एक समूह है जिसमें 58 मेंबर्स हैं। जब ये बना था तब इसमें केवल 20 नेशंस थे। करंटली एज ऑफ 2023, एज ऑफ 5 दिसंबर 2023, देयर आर 58 मेंबर्स हु आर ससेप्टेबल एंड हाईली ससेप्टेबल टू द क्लाइमेट चेंज, जहाँ पे पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील देश हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है जिसके 58 मेंबर्स हैं। कौन कौन से देश हैं, जरा इनको देखते हैं कि कौन कौन से देश इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप देखेंगे अफ्रीकन देशों की बात करेंगे तो इक्वेटोरियल अफ्रीकन देश जितने भी हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं, जहाँ पे क्लाइमेट ससेप्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो अफ्रीका के ये सारे देश हैं। मेडागास्कर है ना, इस्वातिनी है, कोमोरोस है, तंजानिया है, युगांडा है, इथोपिया है, यमन है। ये सारे देश, सूडान, चैड, नाइगर है ना, कोट d'Ivoire, घाना, बुर्किना फासो, लिबेरिया, गिनिया, गैम्बिया, सेनेगल, ट्यूनीशिया, ये सारे देश इसमें मौजूद हैं जो अफ्रीकन वेस्टर्न यूनियन के हैं। एशिया पैसिफिक रीजन में कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका, मालदीव्स इसका एक मेंबर है। इधर आप देखेंगे तो फिलीपींस, पलाव, पापा न्यू गिनिया, तिमोर लिसेट, मार्शल आइलैंड्स, किरिबाती, ये सारे आइलैंड्स जो हैं ये इसके मेंबर्स हैं। इस मैप की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे इंडिया हाईलाइटेड नहीं है, मतलब इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। CVF का इंडिया मेंबर नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपकी कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए और इंडिया को इसका मेंबर बनना चाहिए बिकॉज इंडिया, करंट इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया जो है
हाल ही में क्लाइमेट चेंजेस को लेके कई सारे इनिशिएटिव्स हमारे लिए लेके आता है, जैसे भाई हमें रिन्यूएबल एनर्जीज़ का यूज़ करना है, सोलर पैनल्स का यूज़ करना है, विंड एनर्जीज़ का यूज़ करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है एक बड़े स्तर पर, है ना, लिथियम आयन बैटरीज को प्रमोट किया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, ग्रीन कार्बन की बात हो रही है। सो इंडिया इन द सेक्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। सो इंडिया शुड बी द मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट एज ऑफ नाउ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा अगर हम देखें तो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन में भी कई सारे छोटे छोटे देश जो हैं वो इसमें यहाँ पे मौजूद है। ध्यान रहे, अमेरिका इसका पार्ट नहीं है, कनाडा इसका पार्ट नहीं है, मेक्सिको इसका पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखें। तो बड़े बड़े देश जो हैं वो इसका पार्ट नहीं है, बिकॉज आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको उठानी पड़ती है। ये फोरम का लॉजिक क्या है, ये फोरम की जो रोटेटिंग चेयर होती है, राइट, जैसे G20 की रोटेटिंग चेयर होती है, 1 साल के लिए होती है, यहाँ पे 2 साल के लिए प्रेसिडेंटशिप मिलती है। सो हु इज द करंट प्रेसिडेंट एंड हु होल्ड्स द करंट चेयर ऑफ द CVF क्लाइमेट वनरेबल फोरम इज गाना, राइट। जो गाना के जो प्रेसिडेंट हैं वो इसके करंट चेयर भी हैं। इससे पहले इट इज़ द सेकंड अफ्रीकन नेशन हु होल्ड्स दिस टाइटल, अदरवाइज इससे पहले केवल एक ही कंट्री थी जिसने टाइटल होल्ड किया था, वो था इथोपिया, राइट। सो दिस इज द न्यूज़ that is in the today's newspaper। ये नोट करें, करंट चेयर किसकी है, घाना की है, कितने टाइम के लिए होल्ड करते हैं, 2। इंडिया इज नॉट अ मेंबर बट इंडिया शुड बिकम द मेंबर बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, इज प्रोक्लेम्ड एज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। और ग्लोबल साउथ क्या चीज़ है, ग्लोबल साउथ है जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, जितने भी सदर्न हेमिस्फीयर के जितने भी रीजन्स हैं, जैसे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे देश हैं, दे आर वेरी मच ससेप्टेबल टू द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, वाटर का लेवल राइज होता है, तो सबसे पहले यही देश पानी में डूबेंगे। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को या इंडिया के ऊपर ये ट्रस्ट जताया गया है कि हमें इस ग्लोबल CVF के प्रति थोड़ा सा जागरूक किया जाए, राइट। सेकेंड न्यूज़ आज की जो है वो है न्यू पोस्ट ऑफिस बिल 2023। हाल ही में टुडे, एज ऑफ टुडे, राज्यसभा में ये बिल पास हुआ था, न्यू पोस्ट ऑफिस बिल 2023। क्यों ये बिल पास हुआ, क्या कारण था, इसके पीछे का अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इंडिया में व्यवस्थाएं, ऐसा लगता है कि आज़ादी तो मिल गई लेकिन ये व्यवस्थाएं कितनी पुरानी हैं जो चली आ रही हैं, राइट। दिस बिल इज, व्हाट इज दिस बिल, द राज्यसभा हैज पास्ड द पोस्ट ऑफिस बिल which is 125 years old, Indian Post Office Act of 1898। यह पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 में पास हुआ था, उसके बाद अब जाके पास हो रहा है। मतलब 125 साल लगे हमें भारत की डाक व्यवस्था को वापस सुदृढ़ करने के लिए, अच्छा करने के लिए। 125 साल बाद हम इस एक्ट को अब ख़त्म कर रहे हैं और इसकी जगह एक नया एक्ट लेके आ रहे हैं जिसका नाम है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898 को रिप्लेस करके इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 ये लेके आए हैं, राइट। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन या मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भाई 1898 में जब ये बिल लाया गया था, हु वॉज दी वाइसरॉय, भारत के उस समय के वाइसरॉय कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो उस समय के वाइसरॉय भारत के थे लॉर्ड एलाइन टू, लॉर्ड एलाइन टू वॉज द वाइसरॉय। इनके ठीक बाद लॉर्ड कर्जन 1899 में भारत के वाइसरॉय बन के आए थे, जिन्होंने बंगाल का पार्टीशन वगैरह किया था। तो कई बच्चों को ये मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि शायद 1898 में लॉर्ड कर्जन ही होंगे, बट लॉर्ड कर्जन नहीं थे। लॉर्ड एलाइन टू वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो 1898 में थे। उनके टेन्योर खत्म होने के बाद 1899 में लॉर्ड कर्जन इंडिया के वाइसरॉय बन के आए थे, राइट। ये इतना पुराना बिल है। क्या है इस बिल की खासियत, वाई दिस बिल, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले टू मॉडर्नाइज एंड एनहेंस द पोस्टल डिपार्टमेंटल सिस्टम। देखिए, इन द टेक्निकल वर्ल्ड, इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, इंडियन पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा, राइट। और इसी कारण से इस वास्ट नेटवर्क का अगर फ़ायदा इंडिया नहीं उठाएगा तो जैसे BSNL के साथ हुआ, पोस्ट ऑफिस को भी बंद करना पड़ेगा। बट इतने वास्ट नेटवर्क को बंद करना इतना आसान नहीं है और ये अच्छी बात भी नहीं है। आपने इतना बड़ा वास्ट एम्पायर खड़ा किया, नेटवर्क खड़ा किया और उसे फिर बंद करना, दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट। सो वी हैव टू मॉडर्नाइज इट, वी हैव टू एनहेंस द पोस्टल डिपार्टमेंट, ताकि इनको बंद नहीं करना पड़े, इसको अपग्रेड किया जाए, राइट।
इसके अलावा द सेकेंड टास्क ऑफ दिस इज द सर्विस डिलीवरी इंस्टीट्यूशन को इंप्रूव किया जाए, जैसे बैंकिंग फैसिलिटीज। ये एक बहुत बड़ा की इनिशिएटिव है इस बिल का कि जितने भी पोस्टल डिपार्टमेंट हैं इसको बैंकिंग फैसिलिटी में तब्दील किया जाए। आज भी भारत के गांवों में, शहरों में भी कई लोग ऐसे हैं जो इंडियन पोस्टल सर्विसेज के कई सारी स्कीम्स, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल स्कीम रिलेटेड टू द यंग बॉर्न गर्ल्स, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, वो पोस्ट ऑफिस में जाकर इसको प्रोवाइड कराना ज़्यादा बेहतर समझते हैं रेदर देन फ्रॉम एनी बैंक्स। ये बैंक से भी आपको ये स्कीम मिल सकती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में जाके कराना ज़्यादा विश्वास रखता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस इज द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ट्रस्ट आज भी बरकरार है। तो अगर हम इसे समय रहते, अगर हम इसे अगर समय रहते हम इसे अपग्रेड नहीं करेंगे, एनहेंस नहीं करेंगे, तो फिर पोस्ट ऑफिस जाना छोड़ देंगे। तो बैंकिंग फैसिलिटी अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करें तो दैट विल बी द वेरी ब्यूटीफुल थिंग। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू एडेप्ट द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ द डिजिटल एरा। डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा ट्रैक्स का। इस एक्ट के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज दी गई है कि जो आपका एड्रेस है उसको एक क्यूआर कोड के माध्यम से दिया जाएगा। तो कहीं पे भी क्यूआर कोड, सैटेलाइट का यूज करके क्यूआर कोड डाल दिया जाएगा, तो जो एड्रेस है वो डायरेक्टली उस पर पिन पॉइंट हो जाएगा। तो आपको कहीं पे भी ये जाना है, ले जाना है, बिकॉज इट्स अ वास्ट नेटवर्क इन द रूरल एज वेल एज द अर्बन एरिया। तो इस डिजिटल एरा में इस डिजिटल का यूज करते हुए हम लोग इसको यूज करेंगे, राइट। दूसरा, टू ब्रॉडन द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द पोस्टल सर्विसेज। अभी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ द पोस्टल सर्विस है, डीजीपीएस, का जो रोल है वो बहुत ही फाइनाइट है, बड़ा ही लिमिटेड है, सरकारी दस्तावेजों के इर्द गिर्द बना हुआ है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज जो है, ये भी जो पोस्ट है ये भी 1898 में ही बनी गई थी। तो इसका जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल बहुत लिमिटेड है, इसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं। पोस्टल रेट्स वही हैं जो इतनी पुरानी चली आ रही है, इसको रिवाइज नहीं किया गया है। तो अब इसको रिवाइज करने की भी ज़रूरत है, इसलिए इस बिल को लाया गया है। अगर हिस्ट्री ऑफ पोस्ट ऑफिस की बात करें तो इंडियन पोस्ट ऑफिस वाज फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1854। जब हमारे भारत के वाइसरॉय कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1854 में हमारे भारत के वाइसरॉय नहीं थे, भारत में गवर्नर जनरल रूल था। 1857 में जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, तब उसके बाद भारत में वाइसरॉय रूल शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले गवर्नर जनरल रूल था। तो 1854 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो कौन थे? लॉर्ड, ये आपको सबको पता होगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर का खिताब मिलता है। भारत में रेलवे व्यवस्था को शुरू करना, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स को शुरू करना, या फिर आप पोस्टल सर्विसेज को शुरू करना, टेलीग्राम सर्विसेज को शुरू करना, ये सारी चीज़ें लॉर्ड डलहौजी ने की थी। बट अपार्ट फ्रॉम डैट ही वॉज ऑल्सो फेमस फॉर दी गोद निषेध प्रथा, जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके लिए भी फेमस थे, जो एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है 1857 के रिवोल्ट के लिए। इनिशियली पोस्टल डिपार्टमेंट जो था ये 1766 में भी बनाया हुआ था। जब ब्रिटिशर्स ने भारत पर हुकूमत करना नहीं शुरू किया था, तब उन्होंने कंपनी मेल के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक डिपार्टमेंट खोला था। बट 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने इसे एक क्राउन सर्विस के रूप में दिया था, जो पूरे इंडिया में जिसका जनरलाइजेशन हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी के समय इसके अंदर काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए थे, ऑफिशियल एक्ट्स पास हुआ था। डायरेक्टर जनरल ऑफ, ये जो मैं पोस्ट आपको बता रहा हूँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ द पोस्ट, जो आज भी ये पोस्ट जीवित है, ये उस समय बनाई गई थी, और बाद में इसका वापस आधुनिकीकरण 1898 में किया गया था। आफ्टर 1898 अब जाके हमने इसका आधुनिकीकरण किया है। सो दिस वॉज द मेजर न्यूज, इंडियन पोस्टल बिल, राइट। नेक्स्ट न्यूज इज Indian Navy Day 2023, one of the very beautiful historical event of India, which is the Indian Navy Day 2023. क्या है ये Indian Navy Day? क्यों मनाते हैं हम every year 4th of दिसंबर को हम Indian Navy Day क्यों मनाते हैं? सो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑन द 4th of दिसंबर छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैच्यू सिंधुगढ़ महाराष्ट्र में, इट वॉज वन ऑफ द की फोर्ट, की अगर मैं इसको लिखूं तो इट इज द की नेवल फोर्ट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। सिंधुगढ़ जो है, इट इज द की नेवल फोर्ट ऑफ द
छत्रपति शिवाजी महाराज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपसे ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है या हिस्ट्री में पूछा जा सकता है, सिंधुगढ़ को मैच करें तो महाराष्ट्र में सिंधुगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहली बार अपनी नेवल फोर्सेस को वहां पे बनाया था विद द 80 शिप्स, राइट। तो वहां पे स्टैच्यू को अनवील किया था। अब ये अनवील करने के साथ साथ नेवल डे उस समय क्यों बनाया गया था? नेवल डे मनाने का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि 4th of December 2023, मतलब इन द 4th of December 1971, इंडिया हैज कैरीड आउट ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन त्रिशूल। सो व्हाट वाज ऑपरेशन त्रिशूल? तो ऑपरेशन त्रिशूल की सक्सेस को कमेमोरेट करने के लिए हम इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व करते हैं 4th of December को। सो 4th of December 1971 में ऐसा हुआ क्या था? व्हाट वाज द 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर? आप सबको ये चीज पता है, हाल ही में एक मूवी भी रिलीज हुई है सैम मानेकशॉ, तो उसमें इसका एक चलता चलता रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ऐसा इस ऑपरेशन ट्राइडेंट के ऊपर वो नहीं है मूवी, बट एक चलता चलता पासिंग रेफरेंस आपको मिलेगा। सो इंडो पाक वॉर जो 1971 में हुआ था, इट वाज फॉर टू लिबरेट ईस्ट पाकिस्तान, राइट, जो बाद में जाके लेटर दैट नेशन बिकेम बांग्लादेश, राइट। जो आज का बांग्लादेश है, 1971 तक इट वाज नोन एज द ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करने के लिए 1971 का इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था। अब ये ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट क्यों करना चाहते थे? वहां पे एक लीडर थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान वाज ऑफ दिस ओपिनियन कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था 1947 में, सो देयर वर टू पाकिस्तान, वन वाज ऑन द वेस्टर्न फ्रंट विच इज टुडेज पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, and there is East Pakistan which is as of today that is known as बांग्लादेश। बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान क्या करता था? जैसे ब्रिटेन इंडिया को एक कॉलोनी समझता था तो इंडिया को लूटता था, वैसे ही वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को लूटता था। देयर वर नो गवर्नमेंट जॉब्स, वहाँ के लोगों को कोई चीज़ नहीं मिली जाती थी, वहाँ के लोगों को दबाया जाता था। अगर वो कुछ रिसोर्सेज की डिमांड करते थे, फंड्स की डिमांड करते थे, तो उन फंड्स को रोक दिया जाता था, पोस्टिंग्स नहीं होती थी। सो बांग्लादेश वाज यूज्ड लाइक अ कॉलोनी बाय द वेस्ट पाकिस्तान। सो शेख मुजीबुर रहमान वाज अ की प्रोपोनेंट। अभी जो हमारे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शेख हसीना, उनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो शेख मुजीबुर रहमान वाज द की प्रोमिनेंट लीडर जिन्होंने कहा था कि भाई हमें बांग्लादेश बनाना होगा, हम बांग्लादेश को आज़ाद कराएंगे, हम पाकिस्तान से इसको लिबरेट कराएंगे और बांग्लादेश बनाएंगे। तो ईस्ट पाकिस्तान की ये हरकतें वेस्ट पाकिस्तान को पसंद नहीं आई और यही कारण था कि वेस्ट पाकिस्तान में उस समय मिलिट्री कूप हुआ और मिलिट्री ने वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू करी। जहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स जितने भी लोग थे जो भीड़ में आते थे उनको गोली मारना, नृशंस हत्या की गई, छोटे छोटे बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की, औरतों की इज्जत को लूटा गया। इस तरह से ये चीज चल रही थी। सो इंडिया वॉज केयरफुली ऑब्जर्विंग द सिचुएशन बिकॉज एट दैट टाइम यूएस वॉज नॉट विद अस, यूएस वॉज विद पाकिस्तान। सो इंडिया क्या करता क्या नहीं करता, ये बहुत बड़ा रोल था। अब दिक्कत ये थी कि उस समय वहां पर पाकिस्तान के अंदर देयर वर 50 लाख बांग्लादेशीज या 50 लाख बांग्ला स्पीकिंग पीपल हु वांटेड दैट इंडिया शुड हेल्प अस इन दिस कॉज। अब इंडिया ऑफिशियली इन चीज़ों का हेल्प नहीं कर सकता था, तो क्या करे? तब हुआ ये कि भाई इंडिया वॉज केयरफुली मॉनिटरिंग द सिचुएशन बिकॉज इट्स अ इंटरनल मैटर ऑफ एनी नेशन। भाई जैसे इंडिया में अगर कोई ऐसा करता है तो इट्स इंटरनल मैटर ऑफ द इंडिया, नो अदर कंट्री हैज अ राइट टू इंडल्ज और टू पोक देयर नोज इन आवर इंटरनल मैटर्स। तो ऐसा ही हम लोग भी उस समय सोच रहे थे। प्लस इंटरनेशनल रिलेशन, आज का जो भारत है वैसा भारत 1971 में नहीं था। तो हम क्या करते क्या नहीं करते, ये एक बहुत बड़ा हमारे सामने था। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया जाए। अब ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था? ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर को लॉन्च करने से पहले हम लोगों ने क्या किया था, आई विल शो यू विद द मैप। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने पाकिस्तान का जो एक पोर्ट है जिसको आप कराची पोर्ट के नाम से जानते हैं, कराची पोर्ट के इस तरफ हम लोग, दिस इज द डिमार्केशन लाइन, इस डिमार्केशन लाइन पे हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे कि भाई ये पाकिस्तान है एंड दिस इज इंडिया। तो हम लोग डिमार्केशन लाइन पे पेट्रोलिंग कर रहे थे। वी वर नॉट प्रोवोकिंग एनीवन, हम लोग सिर्फ पेट्रोलिंग कर रहे थे कि इन द केस ऑफ वॉर इंडियन नेवल ऑफिसर्स और इंडियन नेवल आर्मी शुड बी प्रिपेयर्ड। सो वी वर जस्ट मॉनिटरिंग द सिचुएशन। सो 3 सबमरीन्स, INS निर्गत, INS वीर इंडियन नेवल शिप है ना, एंड INS निपत
was patrolling this area and these three INS was supported by INS किल्तान, राइट। INS किल्तान इसको यहां पे मॉनिटर कर रहा था। अब हुआ क्या कि इन 1971 जब हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे तो पाकिस्तान को हमारी ये हरकत पसंद नहीं आई और पाकिस्तान ने क्या किया, 1971 में हमारे जो एयरफील्ड्स थे, भुज, अगर आपने एक मूवी देखी होगी अजय देवगन की, जो भुज वाला वो था, वो सारे हमारे जितने भी एयरबेस थे, चाहे वो जोधपुर में हो, चाहे वो हमारे गुजरात में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, उन एयरफील्ड्स पर अटैक किया। अब जैसे ही पाकिस्तान ने हम पे अटैक कर दिया, सो नाउ इट्स आवर नेशनल ड्यूटी टू डिफेंड आवरसेल्फ। तो हमने क्या किया, हम लोग इस मौके पे तो थे ही, तो हमने क्या किया कि कराची का जो शहर था, कराची दो तरीके से पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट था। पहला, इट वाज अ पोर्ट सिटी, ये एक बंदरगाह शहर था। तो इस बंदरगाह शहर को अगर हम रोक दें, खत्म कर दें, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म की जा सकती है। दूसरा, पाकिस्तान का कराची पोर्ट उनके मिलिट्री पोर्ट्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मिलिट्री की सारी वेसल्स वहीं खड़ी होती थी। तो हमने क्या किया, उसी समय ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल, तो हमने त्रिशूल का फॉर्मेशन किया। INS निर्गत यहां खड़ी थी, त्रिशूल कैसा था, ऐसा ऐसा। दिस इज द ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये त्रिशूल जो बनाया गया, अगर आप देखेंगे तो त्रिशूल की शेप में इंडियन आर्मी का फॉर्मेशन इस जगह पर किया गया, राइट। तो हमने क्या किया कि INS किल्तान यहां पे बैकअप के लिए खड़ा रहा, जो रोटेशन पे चलता रहा कि अगर कोई भी आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। उसके अलावा INS निर्गत, INS निपत और INS वीर, इन तीनों INS ने पाकिस्तान की PNS मुखाफिज, PNS खैबर और PNS MV वीनस चैलेंजर, इन तीनों को मिसाइल दाग के ध्वस्त कर दिया। ये इंडिया ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत किया एंड दैट वाज अ वेरी स्ट्रेटेजिक विन। ये बड़ी ही रणनीतिक जीत थी भारत के लिए, क्योंकि अगर ये हम नहीं जीतते तो कराची के वेसल्स इंडिया पर लगातार हमला करते, तो हमारी पेट्रोलिंग का फायदा हुआ। और उस समय हमारे जनरल सैम मानेकशॉ वगैरह जितने भी थे, उन सब ने ये फोरसीन कर लिया था कि हमें पाकिस्तान पर हमला करना पड़ेगा, तो इन तीन को अटैक किया जाए। तो PNS मुकाफिज, PNS खैबर और MV वीनस चैलेंजर, इन तीनों को डिस्ट्रॉय किया इंडिया के शिप ने। अब उस समय एक बहुत बड़े देश ने हमारी मदद की थी, जो आज भी हमारा बहुत अच्छा मित्र है। उस देश का नाम है रशिया। सो रशिया, जो उस समय USSR कहलाता था, तो रशिया ने हमें उस समय कौन सी मिसाइल दी थी, ये आप लोगों की कॉपीज में होना चाहिए। रशिया ने हम लोगों को उस समय की सोवियत ओसा मिसाइल बोट्स, ये हम लोगों को दी थी, जो इन तीनों बोट्स के ऊपर 4SSN2 सिंटेक्स मिसाइल लादी हुई थी। 4 सिंटेक्स मिसाइल उस समय इन तीनों बोट्स पर लादी हुई थी और ये उस समय की सबसे घातक मिसाइल थी। तो उस समय रशिया ने हमारी बहुत बड़ी मदद की थी, जिसकी वजह से हम ऑपरेशन ट्राइडेंट, या जिसको आप कहते हैं ऑपरेशन त्रिशूल, हम इसको जीत पाए। तो ये रशिया का बहुत बड़ा रोल है और इसीलिए हम रशिया को हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड कहते हैं, क्योंकि हर कठिन समय में रशिया ने हमारी मदद की थी। सो दिस वॉज ऑपरेशन ट्राइडेंट। हाल ही में इंडियन नेवी के अंदर कई सारे मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं। एक और मॉडर्नाइजेशन जो पिछले अक्टूबर नवंबर में 2022 में करंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किया था, जब इंडियन नेवी का जो ऑफिशियल फ्लैग था, उस ऑफिशियल फ्लैग को चेंज किया गया। इंडियन नेवी का जो ऑफिशियल फ्लैग था, अब वो ये है, दिस इज द इंडियन नेवी का ऑफिशियल फ्लैग। अब इसमें भी छत्रपति शिवाजी महाराज का यूज किया गया, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रॉयल एम्बलम था, उस रॉयल एम्बलम को इसमें यूज किया गया है, राइट। दिस इज द ऑक्टागोनल शेप रॉयल एम्बलम ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, जो इसमें यूज किया गया था। इससे पहले क्या था, इससे पहले यहां पे रेड क्रॉस था जॉर्ज पंचम का, राइट। तो वो रॉयल एम्बलम, ये ब्रिटेन की, मतलब आप कह सकते हैं कि गुलामी की एक मानसिकता थी या निशानी थी, जो हमारे इंडियन नेवी के फ्लैग के ऊपर ये मौजूद थी। तो ये चीजें चेंज करते हुए भाई अब हम ना गुलाम हैं ना कुछ हैं, तो अब हम लोग ये क्यों रखें, जॉर्ज पंचम का, जॉर्ज फिफ्थ का हम लोग ये क्रॉस क्यों रखें। तो दिस इज नाउ आवर ऑफिशियल फ्लैग, इंडियन नेवी का ऑफिशियल फ्लैग है, जहां पे हमारा मोटो है शम नो वरुणम, राइट। ये हमारा ऑफिशियल एम्बलम है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज से लिया गया है। ठीक है, चलते हैं आज की आखिरी न्यूज में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, हाल ही में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम लोगों को इंडिया वाज री इलेक्टेड फॉर द ईयर 2024 एंड 2025, 2 साल के लिए
और इंडिया को री इलेक्ट किया गया है विद द हाईएस्ट वोट टैली। इंडिया को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं कि नहीं, आईएमओ को इंडिया ही संभाल सकता है और इंडिया को इसमें होना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज वेरी रूल बेस्ड कंट्री। बिना किसी रूल को तोड़े हुए वो काम करना चाहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करना चाहता है और कई सारे देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। सो व्हाई दिस गैदरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया जो है वो 10 स्टेट्स की कैटेगरी में आता है, जिसके लिए सी ट्रेड सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये 10 देश कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्वीडन, ब्राजील, फ्रांस, कनाडा, यूएई, जर्मनी एंड नीदरलैंड। ये 9 देश के साथ और इंडिया 10 देश मिलकर वर्ल्ड के मैरीटाइम ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा कंटेन करते हैं। और इंडिया के इन सब के साथ संबंध, कनाडा के साथ अभी हाल ही में थोड़े से डिसरप्टेड संबंध है, बाकी इंडिया के इन सब के साथ बड़े घनिष्ठ संबंध है। तो इस वजह से इंडिया का इसमें री इलेक्ट होना ये चाइना के लिए भी एक बहुत दिक्कत वाली बात है और हमारे लिए एक बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि हम इसके जरिए इंटरनेशनल लॉ बेस्ड कन्वेंशन ऑन द सीज जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।